आज सर्वप्रथम जब हम कल की बात करते हैं, यानी बीते हुए कल की बात करते हैं, तो इस धरती के ऊपर, जैसा कि अभी आपके कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत ही गौरवशाली कर रहा है। धरती ये भारत के विख्यात राष्ट्र कवि माखनलाल जी की धरती, भारत में स्वर की अप्रतिम प्रतिभा के प्रतीक किशोर कुमार जी की धरती, और ये सारे के सारे कहां से निकलते हैं? यहां से थोड़ी ही दूरी पर ओंकारेश्वर का यह क्षेत्र, जिसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी समस्त कामनाएं, इच्छाएं जहां उत्पन्न होकर अपनी परिणति को प्राप्त करती हैं, ऐसी धरती। और यहां एक बात और याद दिला, अगर आप सबको ध्यान हो कि ओंकार का महत्व क्या है, कि भगवान कृष्ण ने जब गीता में अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने बताया कि मैं इसमें अमुक में ये हूं, अमुक में ये हूं, तो उन्होंने क्या कहा? प्रणवों में मैं ओंकार, यानी भगवान के नामों में ओंकार हूं। तो ओंकार भगवान के नामों में भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे सर्वोच्च स्थान है। और यहां पर आपने देखा, उन्होंने ज्ञान के उस स्वरूप का प्रतिपादन किया जिसके लिए, अगर आप सब लोगों को पता हो अथवा कुछ लोगों को न पता हो, उपनिषदों का किसी प्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद जिसने किया है, वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, जर्मन विद्वान ऑर्थर शोपेनहावर। और उसने कहा कि उपनिषदों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसने कहा कि उपनिषदों का वाक्य जो आदि शंकराचार्य जी ने दिया था, तत्त्वमसि, कोई भी जाकर चेक कर सकता है, चाहे तो आप नेट पे भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा यह मेरी दृष्टि में महावाक्य है। कौन कह रहा है? एक जर्मनी का विद्वान कह रहा है कि उपनिषदों का वह ज्ञान जिसका कि सार आदि शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया, वो मेरी दृष्टि में महावाक्य है और मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। पहली बार भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। और वो संयोग देखिए कि हमारी संसद का श्री गणेश चतुर्थी को हुआ, और संसद में के नए भवन में जो पहला अध्यादेश पारित हुआ, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। अर्थात महिलाओं को अब भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले भारत दुनिया में चंद्रमा के उस अछूते कोने को छूने वाला पहला देश बना जहां आज तक कोई नहीं गया। और आपको पता ही है कि चंद्रमा या किसी भी ग्रह के ऊपर कोई भी देश जाता है तो उस देश को यह अधिकार होता है कि वो चाहे तो उस पर जो भी नाम देना है उस पॉइंट को दे। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या नाम दिया? पॉइंट शिव शक्ति। अरे तभी समझ लेना चाहिए था कि शिव के साथ अब शक्ति को भी स्थान मिलने का समय आ गया है। तो जो हमारे तमाम विरोधी कह रहे थे ना कि ये सब क्यों बुलाया गया है, किस लिए, समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई समझने का संकेत प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था। समझने वाले समझ रहे थे, ना समझे वो नारी था। अब देखिए, इसके ये दर्शाता है कि भारत एक नए स्वरूप। उससे पहले हमने G20 आयोजित किया। यह भारत के इतिहास में पहला मौका था जब दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में। और यह भी एक सुखद अवसर था कि उस G20 को आयोजित करते समय भारत उस G20 की अध्यक्षता ही नहीं कर रहा था। भारत उस G20 में 7.8% की विकास दर के साथ विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकसित होने वाला रहा। ये कल था, ये सोच थी कल वालों की। मगर हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के उन शानदार कामों को करते हुए उस सोच को बदला कि चुनाव विकास के आधार पर जीते जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 2001 में, अगर आपको याद हो 20-22 साल पहले भारत में वातावरण ये था, एक प्रचलित धारणा ये थी जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी कोई भी दल सत्ता में आता है, कुछ समय सत्ता में रहेगा, उसके बाद उसके खिलाफ माहौल बन जाएगा और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा।
ये माना जाता था जो एक बार सरकार में आ गया वो अगली बार हारेगा, मगर मोदी जी ने आकर विकास के शानदार कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब और वंचित तक विकास की उस किरण को पहुंचाकर ये दिखाया, यदि आप शानदार विकास का काम करेंगे तो उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया, यानी निरंतर हमारी सरकार बनती रही। और यहां भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में केवल 2018 में जहां जरा से मामूली के अंतर से कुछ चूक गए थे उसको छोड़ दें तो 2003 से लेकर आज तक बार बार सरकार ने आकर विकास के द्वारा कैसे मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है वो सिद्ध किया। विकास की दृष्टि से देखें तो आपके शहर में ही, आपके इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और जल को लेकर जो अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। एक दौर था जब यहां मैंने सुना है कि पानी के टैंकर आया करते थे, करोड़ों रुपए नगर निगम का केवल टैंकरों की आवाजाही के लिए व्यय हो जाता था। वहां आज जल की जिस प्रकार की उपलब्धता, पानी की जो उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ये विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विकास के प्रति भाजपा की क्षमता का प्रतीक। और ये बहुत से लोग गैस के सिलेंडर की जो बात करते हैं ना, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, अब तो नेट पे अवेलेबल है। जनवरी 2013 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का। जिस 400 रुपए के सिलेंडर की बात करते हो, 400 रुपए का सिलेंडर सब्सिडी का सिलेंडर। जैसे आज उज्ज्वला योजना में पहला सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है, अब कोई कहे कि मुफ्त का मिल रहा था, इतने का मिलने लगा, वो मुफ्त सब्सिडी थी। और सब्सिडी की व्यवस्था अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई। अब भारत सरकार के पास कोई आधार नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो कीमतों को कम कर सके। और वो कैसे समाप्त हुई ये भी बताना चाहता हूं। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के साथ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस समय की सरकार ने जो करार किया था, कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसके अनुसार यह व्यवस्था बनी हुई थी कि डीजल के ऊपर सब्सिडी अक्टूबर 2010 में समाप्त होगी, जो समाप्त हो गई, और गैस के ऊपर सब्सिडी 2014 अक्टूबर में समाप्त हो गई, तो वो समाप्त हो गई। इसलिए ये झूठ का प्रतिपादन किया जाता है बताने के लिए कि सत्य क्या था। जो बाजार मूल्य था सिलेंडर का वो 1241 है था। और इस भयंकर दौर में, जबकि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया एक भारी आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और अभी आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी जटिल हैं, इसलिए जो बात मैं कई बार कह चुका हूं, आप प्रबुद्ध हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। G20 कंट्रीज में एक कोई देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम, एक कोई देश बताइए जहां विकास की दर भारत से अधिक है। हम विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, और मैं सिर्फ कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं जो लूटे पीटे जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। अमेरिका में इस समय 40 साल की सबसे अधिक महंगाई है। अमेरिका के 2 बड़े बैंक, जिसमें सिलिकॉन वैली बैंकक्रप्ट हो गया। आप जाके चेक कर लीजिए, जून के महीने में 2023 में अमेरिकी बैंकों ने फेडरल रिजर्व से सबसे ज्यादा कैश निकाला है। क्यों? वो कह रहे हैं कि लोग हमारे बैंकों से एफडी तोड़वा रहे हैं, बैंक में जो पैसा है उसको निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बैंक डिफॉल्टर हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक कैश दीजिए। और चाइना में अगर आप देखें तो वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई। हमारे यहाँ कोई बैंक दिवालिया हुआ क्या? हमारे यहाँ कोई कंपनी दिवालिया हुई क्या? उसके बावजूद आप यूं समझिए कि पूरे दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के सारे जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े जहाज डगमगा रहे हैं। मतलब मैं यूरोप, अमेरिका और चाइना की बात कर रहा हूं, और उसमें हमारे जहाज का कप्तान यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस कुशलता के साथ चला के ले जा रहे हैं, तो सवाल ये पूछा जा रहा है, मेरी बाहर सुनामी को मत देखो, बाहर आए हुए भूकंप को मत देखो, ये थोड़ा जहाज हिल क्यों रहा है इसको देखो। तो जनाब मैं कहना चाहता हूं, चलो हम ये भी बात मान लें कि बाहर मत देखो, पर आप तो वही सबसे ज्यादा बाहर जाके ज्ञान देते हैं। भाई भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता जाकर आज तक भारत में जिस देश की धरती से हमको ज्ञान दिए हो, अमेरिका, मैं बता देना चाहता हूं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली,
जापान और थाईलैंड, कोई एक देश बताएं जहां इस समय महंगाई हमसे कम है। या तो बाहर से जाके ज्ञान देना छोड़ दो, और या फिर हकीकत में देखो तो वो जिस कुशलता से मोदी जी यहाँ तक लेके आए हैं, तो उसके लिए हमें लगता है कि एक पंक्ति उनपे चरितार्थ होती है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाया। अब मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास में स्पष्ट बहुमत मिला। 16 मई 2014, 18 मई 2014 को विदेश का अखबार क्यों कोट कर रहे हैं? इसलिए ये वो इस इंग्लैंड का अखबार है जिसने हम पे हुकूमत की थी। द गार्डियन अपने संपादकीय में लिखता है कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में, जो जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच थी ना 14-15 अगस्त 1947 की रात, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन, उसने कहा ये नियति के साथ भारत के दूसरे मिलन के दिन के रूप में याद है। सर्वाधिक गर्व होना चाहिए, इंदौर को लगातार 6 साल से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार मिला है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही तो सिर्फ नारा बन के नहीं रह गया। हमारे ऐसा नहीं होता गरीबी हटाओ और उसके बाद भारत गरीब बना ही रहा। जब ये कहा गया तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार दर्ज हुआ, और पिछला साल पहला साल है जब नवजात पैदा हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक। यानी ये समाज सोच में बदलाव उत्तरोत्तर था। जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई, हर घर में गैस पहुंच गई, उस समय गैस का जो प्रभाव था, आज उससे 4 गुना ज्यादा गैस कनेक्शन है। ऐसा वही गैस का कोई भंडार भारत में निकल आया, केवल ईमानदारी से व्यवस्था की गई तो निकल के आया। देखिए सोच क्या बदली। इससे पहले सरकारें क्या कहती थी, हमें और दो। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, और उस समय राहुल गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदेशात्मक शैली में कहा था, प्रधानमंत्री जी सब्सिडी वाले तो 6 सिलेंडर मिलते थे साल में, वो जो 400 रुपए वाली की बात करें ना, साल में 6 मिलते थे, तो उन्होंने कहा नहीं 9 दे देंगे, तो उन्होंने कहा 9 नहीं 12 चाहिए, यानी और दो। और मोदी जी ने आके क्या कहा, जो सक्षम है, जो समृद्ध है, जो सामर्थ्यवान है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दो। मोदी जी ने कहा छोड़ दो, 1.5 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये होता है नेता की प्रति विश्वास। ये दर्शाता है कि जनता के मन में अच्छा करने की बहुत कुछ आकांक्षा है, बस उसे अपने नेतृत्व में विश्वास रखना चाहिए। मेरे विचार से लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ये पहला मौका होगा जब किसी नेता ने कुछ कहा हो कि छोड़ दो और जनता ने छोड़ दिया हो। ये सोच में बदलाव लाने का काम किया था, और फिर सोच में और भी बदलाव लाया। विकास की जो धारा यहां मध्य प्रदेश में स्थापित की गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं एक दौर था जब मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क एक चुनौती का मुद्दा होता है, जब माना गया था कि मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया। आज सड़कों की स्थिति ये कि हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें। आपके यहां से भी मंदसौर से लेके इंदौर तक का जो 4 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है, और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो जल के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति मध्य प्रदेश ने की। इतना ही नहीं, हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नत स्थिति में नहीं था, और 2000 मुझे ध्यान है शायद 8 या 9 आते आते 7-8 आते आते भारत के फूड ग्रेन पूल में, यानी खाद्यान्न में सबसे अधिक योगदान हरियाणा और पंजाब देते थे। उस साल मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक योगदान देना शुरू किया, अर्थात कृषि में इतना बड़ा बदलाव है। किसानों को 0% इंटरेस्ट के ऊपर पहले साल बगैर कोई इंटरेस्ट लिए हुए किसानों को ऋण देने की शुरुआत की, और 2020-21 में तो एक साल ऐसा आया जब 19% की विकास दर के साथ मध्य प्रदेश 2021-22 में भारत में सबसे तेजी से विकसित होता हुआ राज्य बनकर उभर के सामने। अर्थात विकास किस ढंग से किया जा सकता है। यहाँ की जो लाडली लक्ष्मी योजना थी वो अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बनी, एक उदाहरण बनी। ये दर्शाता था कि समाज के विकास और महिलाओं के वास्तविक उत्थान के लिए हमारी सोच क्या है, और प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को क्या रूप दिया है कि भारत में 50 करोड़ जनधन अकाउंट बने,
जो मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिले हैं करीब 34 करोड़ लोन, उसमें से 55% महिलाओं को मिले। स्टार्टअप यानी एक योजना शुरू की स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार ने। गठबंधन को इंडिया कहते हैं, INDIA। किसी से पूछ लीजिए जरा इंडिया गठबंधन का हिंदी नाम बता दो, झटके बता ही नहीं पाता। और पहले दिन तो आप जाके टीवी डिबेट में चेक कर सकते हैं, मैंने कांग्रेस के जितने प्रवक्ताओं से पूछा, गूगल देख कर नहीं बता पाए कि हिंदी नाम क्या है। मतलब सोच भी अंग्रेजी, नाम भी अंग्रेजी, संक्षिप्त नाम भी अंग्रेजी, इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसी मानसिकता से देश को बाहर निकालने की जरूरत है। और यहां मैं एक और बात कहूं, जब हम ये बात कहते हैं तो इंडिया और भारत, अगर सिर्फ अनुवाद की बात है तो दोनों समान है। ट्रांसलेशन, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि ट्रांसलेशन की लड़ाई है या अनुवाद की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये विचार की लड़ाई है। तो विचार में इंडिया के विचार और भारत के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया की थॉट और भारत के थॉट में बहुत अंतर है, क्योंकि इंडिया शब्द सबसे पहले कहां से आया? आज से 2300 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी आया था, मेगास्थनीज, राजदूत बनके, जिसने अपनी एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका उसकी लिखी हुई किताब, वहां से पहली बार इंडिया नाम आया है। और वो सिंधु नदी के उधर के क्षेत्र को इंडिया कहते थे। यानी आपकी नजर में इंडिया किसको प्रतीत करता है? एक भौगोलिक क्षेत्र। और भारत का क्या है? भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना भा अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। ये सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी इसी से बना है। और रथ अर्थात लगा हुआ, कहते हैं ना फला कार्यालय में कार्यरत है, तो भारत यानी ज्ञान के अनुसंधान में सदैव लगा हुआ। तो भारत ज्ञान की अनुभूति है और इंडिया एक जो विकर है। जब आइडिया की बात कहेंगे तो इतना बड़ा अंतर है कि भारत के लिए हमारे यहां पुराणों में कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्या तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। क्यों गीत गाते हैं? क्योंकि स्वर्ग के पदों पर रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में यहां जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए भारत उसका प्रतीक है। इसलिए मेरा मानना है स्वतंत्रता के समृद्ध काल में उससे पहले कुछ विश्व तो निकल ही जाना चाहिए। तो जितनी भी बातें हैं वो पूरी की पूरी साफ होकर स्पष्ट सामने आ जाएंगी। और आप चिंता मत करिए, ज्यों ज्यों ये सब आगे बढ़ रहा है, अगर आज के समय में आप देखें तो मजे की बात यह है, तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक दल बता दें 2014 से पहले इसके नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट का, ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, तो भाजपा सत्ता में नहीं आई। मोदी जी अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता था, और उसके बाद वो पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद हमारी सरकार के ऊपर। ये बताइए पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में खड़े होना पड़ा, और हम थे क्या? राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के जमाने में पहले प्रधानमंत्री जो कि संदेह के घेरे में आता, हम थे क्या? डीएमके के नेताओं के ऊपर, मैं हाल के यूपीए बात नहीं कर रहा हूँ, 2G कोयला घोटाला तो बहुत गिनाते हैं। ये बताइए डीएमके के नेता कब गए जेल में? 2002-3 में। मुलायम सिंह जी कब उनके ऊपर लगा आरोप? 2006-7-8 में। मायावती जी के उसी जमाने में लगा। हम कहां थे भाई? हकीकत यह है कि आप किसी चीज को बचाने के लिए नहीं आए, अपने अपने परिवार और अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। इसलिए ये एक अंतर है हमारी सोच और बाकी की सोच में, क्योंकि हम वो करते हैं जो मोदी जी ने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अगर आप देखें तो अहर्निश काम करते रहते हैं, एक दिन की भी छुट्टी लिए हुए, कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूसरी तरफ क्या है? वो लोग किस सिद्धांत में विश्वास करते हैं सत्ता में आते ही कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे, तेरा जो कुछ भी है वो सब अपने को ले लो, और उसके बाद मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा किसी को कुछ नजर नहीं आता। इसलिए विचार, और विचार से कितना नहीं, हमने भारत में सत्ता में आने के बाद सोच में क्या बदलाव किया? जानते क्या बदलाव किया? कोई विकास हो ही नहीं सकता जब तक सुरक्षा की स्थिति नहीं होगी समाज में, जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा,
देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। याद करिए हमारी सरकार आने से पहले कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं होते थे, जहां आतंकवादी हमले नहीं होते। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, सूरत में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, बनारस में, फैजाबाद में, लखनऊ में, गया में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। याद करिए लिखा रहता था पार्कों में इसको छूना नहीं, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे में लिखा रहता था कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत बताइएगा उसमें बम हो सकता है। अब दिखता है कहीं, फिर भी अब डर लगता है। लोग कहते ना अब भारत में डर लगता है, यानी जब ये सब कुछ हो रहा था तब डर नहीं लग रहा था, आज डर लगता है। इसका अर्थ हो गया ये डर उनको हालात से नहीं, अपनी कर्मों से, अपने करतूतों की वजह से डर लगता है। और दूसरा बदलाव क्या आया, आज आतंकवाद दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट के रह गया। और वो कश्मीर जहां के लोग उस समय दहाड़ कर चिल्लाड़ कर ये कहते थे कि अगर धारा 370 हटी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज आपने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी हो या G20 की समिट हो, तिरंगे की कतार डल लेक पे दिखाई पड़ती है। ये बदलाव है। और इतना का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला 2008 नवंबर में हुआ और केवल 8-9 महीने के बाद जुलाई 2009 में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया कि आतंकवाद वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं हो। मोदी जी ने कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं हो। इनकी सोच क्या थी? मैं बैरक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है द प्रॉमिस लैंड। इसीलिए मैं किताब के साथ कोट कर रहा हूं, कोई जाके इसको चेक कर ले। 2010 की भारत यात्रा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा कि 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उसे डर था कि उस कार्रवाई से उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। यानी आप देश के सम्मान को वोट के तराजू पर तौल के ऊपर करते हैं। ये आपकी सोच थी। और हमारी सोच क्या थी? मोदी जी ने कहा बहुत दिन तक सुन लिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे धमक चलत रामचंद्र हालत लंकन। और आपने देखा कि ऐसी स्थिति आई कि हमारा पड़ोस का देश आज किस मुकाम में पहुंच गया। अभी आपने देखा G20 हुआ तो वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा जी आए थे, सरदार जी, पहले मास्टर कार्ड के चीफ, बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हमारे हैं। आपको पता गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी, उसके चीफ सत्य नडेला भारतीय है, सबसे बड़ी फूड्स एंड बेवरेजेस की कंपनी पेप्सी, उसकी चीफ CEO इंदिरा नूई भारतीय है। तो हमारे पास मास्टर कार्ड का चीफ है, एक जमाने में हमारे सिटी बैंक का चीफ रह चुका है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक का चीफ है, हमारे पास गूगल का चीफ है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, हमारे पास पेप्सी का चीफ है। और बगल वाले की हालत क्या, उसके पास लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अल-कायदा का चीफ। और ये करके भी क्या हासिल हुआ? याद करिए, हमें अपने बचपन में याद है, कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आप सबको याद होगा, बहुत प्रचार किया जाता था। अरे ये तुम्हारी अक्षमता थी, तुम्हारी दृढ़ता की कमी थी, तुम्हारी दृष्टि की कमी थी। आज आप देखिए कि भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और भव्य राम मंदिर बनने के साथ साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुकते हैं। वो कहते थे पेट्रोल नहीं देंगे, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमको दो और हमसे ज्यादा दो। यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें 6-7 देश शामिल है, जिसको पाकिस्तान अपने सबसे खास मानता है, हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हमराज मानता है, उसने भारत के साथ करार किया है कि रोड और रेल हमारे को बना के भेजिए। हम उसको बना रहे हैं। अब बताइए, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे, भारत आए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा कि 1 घंटे के लिए सही हमारे यहाँ जाओ दद्दू, हमें दद्दू नहीं गए। अब बताइए, जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं किया तो बाकी की तो बात क्या कहें। और आज जो हालात हैं वहां पर, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। आप सबको याद होगा, हम सब ने अपने बचपन में की इस मिट्टी से तिलक कर हुई धरती है बलिदान की।
ये फिल्म है जागृति 1954 की, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। ठीक इसी पे नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी 1955 में बेदारी, और ठीक इसी की नकल का हूबहू गाना उसमें बनाया गया था, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। और अब उसी पाकिस्तान में उसी गाने की पैरोडी बनी है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और आगे कहता है यहाँ तो क्लासनिकोव यानी जो राइफल होती है ना AK-47, अब क्योंकि यहाँ तो क्लासनिकोव भी मिलती है, अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक सही दिशा में चले और एक गलत दिशा में चले, कहां से कहां पहुंचते हैं। भारत अब एक स्वाभिमानी मजबूत राष्ट्र है। आपने देखा कनाडा के साथ मुद्दा आया, किस मजबूती के साथ हमने उसको हल किया। अब कोई कहेगा आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कर दिया, तो उससे हमें क्या हासिल होने वाला। मैं बताना चाहता हूं हमारे हासिल होने की स्थिति यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में इस समय ऑल टाइम हाई है। आपको पता है कि हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं, हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मोबाइल हैंडसेट के कंज्यूमर, क्योंकि हमारी आबादी सब दूसरे नंबर पर थी। और हमारे यहां फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल 2। आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग, उस सबसे बड़ी कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में, दिल्ली के पास नोएडा में। हाई एंड फोन बनाने वाली कंपनी आईफोन, अब चाइना के बाहर उसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई है, तो भारत में बनाई है तमिलनाडु। तो आप ये सोचिए कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट लाए, और एक दौर था जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा का भंडार 1 बिलियन से कम रह गया था 1991 में। याद करिए सोना गिरवी रखा गया था। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, इस देश में एक दौर ऐसा आ चुका है 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, सोना गिरवी रखा गया, प्रचंड महंगाई, प्रचंड बेरोजगारी, सारी अर्थव्यवस्था कंगाल होने कगार पे आ गई थी। और हमने कहां पहुंचाया? अटल जी के नेतृत्व में 100 बिलियन पहुंचा, मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन के ऊपर पहुंचा। ये अंतर है कि हमने किस रूप में कहां कैसे पहुंचाया और उन्होंने कहां कैसे पहुंचाया। इसलिए मैं यह भी आपको कहना चाहता हूं कि विकास हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आत्मगौरव, हमने हर स्थिति में देश को जिस मजबूती के साथ आगे पहुंचाया है। मैं ये भी आपको बताऊं, चाइना को लेकर हमारे लोग बहुत बोलते हैं। चाइना की आज स्थिति यह है कि मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूं, जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता था इससे पहले, तो केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज जब मुद्दा आता है कश्मीर का, तो केवल लेने के चाइना उनके साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। आज चीन के साथ सिर्फ 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, कोई तीसरा देश नहीं मिलता है। इस कदर वो अलग थलग होते हुए पड़े रह गए हैं, मगर इसके बावजूद किसी को समझ में नहीं आता है कि हमने कितनी दक्षता के साथ इस देश को किस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है ये देखने वाले की नजर का फेर है। भारत जिस शक्ति के साथ उभर कर सामने आया है, दुनिया के सारे देश हमारे साथ आए हैं। और अगर आप चाइना की बात कहें तो आज स्थिति यह है कि विदेशी निवेशकों का आकर्षण चीन से हटकर भारत की तरफ आता चला गया। एक नहीं अनेक फैक्ट्रियां भारत की तरफ आ रही हैं, और हमने चीन को उस स्थिति में पहुंचाया है कि अगर आप देखें तो आज मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवाने के लिए चीन ने रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, परंतु भारत ने घोषित करवाने में सफलता हासिल कर ली। परंतु फिर भी मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता है सेना को रसद पहुंचाई है। 21 जून 1952 जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब में, जो सिलेक्टेड वर्ड्स जवाहरलाल नेहरू के वॉल्यूम 8 में लिखा हुआ है। उनसे पत्रकार पूछता है कि पंडित जी क्या हम लोगों ने चीन की सेना को रसद पहुंचाई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का जवाब है, हाँ हमने उनको थोड़ी मात्रा में चावल पहुंचाया। थोड़ी मात्रा जानते कितनी? 3500 टन। और आगे क्या बोल रहे हैं? तिब्बत में उस समय चीन की सेना ने आके कब्जा कर रखा था और तिब्बतियों पे घनघोर अत्याचार कर रही थी, क्योंकि उस जमाने में तिब्बत में सड़कों का जाल नहीं था जैसे आज बना हुआ। तिब्बत की राजधानी लासा से भारत के तावांग की दूरी केवल 240 किलोमीटर थी, और चाइना का जो शहर ग्वांगझू था, वो चेंगडू,
वो 2100 किलोमीटर दूर था, वो भी बड़ी छोटी छोटी सड़कों के द्वारा। तो उनके द्वारा चावल पहुंचाना संभव नहीं था, इन्होंने भारत से मांगा। तो क्या कहते हैं नेहरू जी, जो चीन की सेना को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, इसलिए हम उनको चावल दे रहे हैं, पर हम उन्हें तिब्बत से बाहर भी देखना चाहते हैं। तो ये डोकलाम के समय ही आपने चीनी राजदूत के साथ लंच नहीं किया था। ये तो आपकी ये अदाएं हैं खानदानी कि उस जमाने में उनको चावल भी सप्लाई किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब इस विषय की बात करें तो फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से सामने होने चाहिए। और हमने जो स्थिति की कि मतलब आपको एक बार ये लोग कहते हैं ना कि सी जीपी को झूला झुलाया था मोदी ने अहमदाबाद में। अब हमने स्थिति ये कर दी है कि सिर्फ दो ही देश उनके साथ है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। अगर आप चीन का नक्शा देखें तो इधर है पाकिस्तान, इधर है नॉर्थ कोरिया। अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाइना झूला झूल रहा है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान झूला झूला दिया है। अब उनके साथ कोई तीसरा देश नहीं। बाद में मैं कहना चाहूंगा अंत में, देखिए भारत एक नया स्वरूप ले रहा है और मध्य प्रदेश जिसने भारत में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। मुझे याद है हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं 1967 के असेंबली में राजमाता सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के सारे जिले कार्यालयों को एक एक जीत दी थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था का पहला बीजारोपण अगर किसी प्रदेश से हुआ तो मध्य प्रदेश से हुआ है। और ये भी है, आप एक संयोग मानिए कि अटल जी भले ही लखनऊ से सांसद थे, परंतु वो मूलतः तो मध्य प्रदेश के ही थे। तो हमारा पहला प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश से ही थे। तो मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां राजा उदयन की भी नगरी, राजा भोज की भी नगरी, पर विक्रमादित्य जी की नगरी, पर यह भी ध्यान रखिए बहुत सारे बेताल भी लगे हुए हैं कि विक्रमादित्य जी अपना काम न करने पाए, परंतु आपको उन बेतालों से सावधान रहना है और उस प्रखरता के साथ आगे बढ़ना है। जब भारत विकास के उस ऊंचाई पे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में 7.5 करोड़ परिवार हो गए जिनके पास कोई ना कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले देश है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, सड़क, पुल, एयरपोर्ट, बंदरगाह में हमारा निवेश अमेरिका से भी ज्यादा है। हम इस ऊंचाई तक आके खड़े हो। उसके साथ भारत के गौरव का उत्थान देखिए, महाकाल का लोक देखिए, भव्य राम मंदिर देखिए, आप कुशीनगर में भगवान बुद्ध के स्थान पर बनता हुआ एयरपोर्ट देखिए। तो भारत एक बिल्कुल नए स्वरूप में उभर कर सामने आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ बहुत सी शक्तियां हैं, चिंता मत करिए। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, हम लोग भी अपनी शक्ति भूले हुए थे। पर जिस दिन सबको पता है, सिर्फ हनुमान जी को कंफ्यूजन था कि उनके पास शक्ति है कि नहीं, वैसे ही भारत के पास, भारतीय समाज के पास, हिंदू संस्कृति के पास कौन सी शक्ति है, इसमें बाहर वालों को कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ हमें कंफ्यूजन है। जो जो वो शक्ति जागृत हो रही है, वो हनुमान जी को रोकने के लिए बहुत से तारनेन, मारी, सुभाव, ताड़का, सुरसा इत्यादि इत्यादि आए थे ना। आज भी वो रूप बदल बदल के आ रहे हैं, मगर आप बिल्कुल क्लियर कट समझ के रखिए। मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहता हूं एक बात कि पिछली बार तो आपने यहां से 4 विधायक जिताए थे, मगर इस बार वो जीत रिकॉर्ड मतों से होनी चाहिए। और ये भी याद रखिए, एक बात मैं फिर अंत में कह देता हूं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं मगर यहां रिपीट कर रहा हूं कि काल चक्र की गति देखिए कि कहां जा रहा है ये दुनिया की गति और भारत का भविष्य। 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार। 10 जनवरी 1951 इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी की पहली किरण इस देश की धरती पर पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। 2001 में मोदी जी ने शासकीय राजनीति में पदार्पण किया, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2010 में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार और फिर दोबारा सरकार स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है, 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी। ये नियति ने अपनी उंगली दिखा दी है। जैसे भगवान कृष्ण ने बता दिया था अर्जुन को कि ये नियति है, तय है, तुम्हें ही राज करना है। तो उसने कहा महाराज राज करना है तो फिर ऐसे ही हो जाए। उन्होंने कहा ना, कर्म तो करना पड़ेगा।
तो भगवान कृष्ण जहां उंगली दिखाई थी उस दिशा में कर्म करना पड़ा। नियति जहां उंगली दिखा रही है, अपनी उंगली को आप सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो जो कुछ तय है वो होना ही है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से। कर रहा है विश्व भी हमको नमन उसका। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और मैं मानता हूं आप लोग समझदार। क्या इंडिया गठबंधन को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन तथा कथित INDIA गठबंधन वो है जो कहते हैं अब हम आकर काम कर देंगे। ये वो हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रह चुके हैं। तो ये सत्ता में रह के चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए रंगे रंगाए हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ मोदी जी हैं जो अपनी तपस्या के साथ तपे तपाए हैं, जांचे परखे खरे और आजमाए। ईडी को लेकर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन ईडी यहाँ नहीं आती। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि अब मैंने इसका जवाब दिया है। कोई एक पार्टी बता दे आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उसका तो गठन ही 2013-14 में हुआ, जिनके पास 2014 से पहले इनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। और जहां तक ये लोग भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, व्यापम के संदर्भ में कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी और जब इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी थी। इसलिए मुझे लगता है यथार्थ की बात करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की वो कहानी आज से नहीं है, वो तो नागरावाला कांड और कृष्णा मेनन के नेहरू जी के ज़माने में जीप घोटाले से लेके और हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2G घोटाले और कोयले घोटाले तक इतनी लंबी कहानी है कि कहत कहत उंगली थक गई हैं। भ्रष्टाचार घोटाले हुए हजार। आपने कहा देश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। 18 साल से बीजेपी का यहाँ राज रहा है, उसके बाद सेंटर के कितने मिनिस्टर उतारने पड़ रहे हैं? देखिए, हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हों, हमारे माननीय मंत्री हों या प्रधानमंत्री जी हों, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। इसलिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हम गंभीरता से लेते हैं। उनकी तरह छोटा बड़ा देखकर जलवे में नहीं रहते हैं और इस कारण से हम जनता का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त। कमलनाथ ने नया नामकरण किया है, भगदड़ जो है पार्टी रख दिया है बीजेपी का नाम। अब देखिए, नाम तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी बदल लिया है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहिए, पितृपक्ष चल रहा है, उनसे पूछिए ये यूपीए का तर्पण हो गया क्या? अब तो हर जगह इंडिया इंडिया बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या हुआ? उसका क्रियाक्रम कर दिया है क्या, या अभी भी अस्तित्व में है? तो नाम बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था ना, जो राहुल गांधी जी पे भी प्रकारांतर से लागू होता है, काका हाथरसी की कविता है कि दूर युद्ध से भागते नाम बढ़े रणधीर और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। जो भी आतंकवादी हमला हुआ है वो सर्वथा अनुचित है और किसी भी आतंकवादी हमले के हम खिलाफ हैं, परंतु भारत सरकार इसके ऊपर पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। एक और युद्ध होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल ये था कि प्रदेश में आपने पीएम के चेहरे इतने कर दिए हैं, बहुत कंफ्यूजन नहीं हो गया है? कौन रहेगा मध्य प्रदेश में पीएम का चेहरा? अच्छा, ये बताइए, उनसे जब पूछो तो 3 बार बैठक कर चुके हैं, पटना में भी, बंगलौर में भी और मुंबई में भी। अभी पीएम का चेहरा छोड़िए, संयोजक नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं?